नमस्कार। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, जो कि हमारे आने वाले ईओ तथा आरओ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ईओ और आरओ एग्जाम का जो सिलेबस है उसका पार्ट 2 है, भाग ब है, जिसके 120 में से 40 सवाल कंफर्म आएंगे। इस एक्ट की अलग अलग सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका हम लोगों ने सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़े हैं। आज का हमारा जो ये लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग जिसके जो सेक्शन है 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। जो सेक्शन 10 है, अब स्टार्ट करें डायरेक्ट इसको, तो पाते हैं सेक्शन 10 से डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, यानी वार्डों का अवधारण। सेक्शन 9 के अंदर था डिवीजन ऑफ द वार्ड्स, यानी राज्य सरकार वार्डों के अंदर बांट देती है म्युनिसिपैलिटीज को। बाद में वार्डों का अवधारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, वार्डों का अवधारण, वार्ड का अवधारण। अब इसके अंदर क्या आएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। इस सेक्शन के अंदर, इस धारा के अंदर बताया गया है कि राज्य सरकार एक आदेश जारी करके ये सुनिश्चित ये अवधारण करेगी कि द स्टेट गवर्नमेंट बाय द ऑर्डर शैल डिटरमाइन दैट, कि हम लोगों को वार्डों में बांटना है जो म्युनिसिपैलिटीज है उसे, और वार्डों में हम लोग उसको वार्डों का निर्धारण करेंगे, डिवाइडेड और डिटर्मिनेशन करेंगे वार्डों का, ताकि वार्डों के अंदर चुनाव करवाए जा सके। यानी वार्ड जिन्हें नगर पालिका को निर्वाचन के परियोजना विभाजित किया जाएगा, यानी जिन वार्डों का डिवीजन हम लोगों ने किया है और उनका उद्देश्य रहेगा चुनाव करवाना, यानी द वार्ड्स इनटू व्हिच ईच म्युनिसिपैलिटी शैल फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन बी डिवाइडेड, यानी चुनावों के लिए म्युनिसिपैलिटीज को वार्ड में बांटा जाएगा। उसके बाद में इसी के अंदर बताया गया है, यह भी राज्य सरकार, पहला तो डिवीजन इनटू वार्ड्स, डिवीजन इन वार्ड्स, वार्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, चुनावों के उद्देश्य के लिए इसे वार्ड में बांटा जाएगा, क्योंकि चुनाव हम लोग देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज के वार्ड आधारित होते हैं और वार्ड से ही कोई पार्षद चुन के आता है। उसके बाद इसी अनु सेक्शन के अंदर इनका एक्सटेंट भी दिखाया जाएगा, यानी जो वार्ड है उसकी सीमा का निर्धारण किया जाएगा कि पर्टिकुलर वार्ड की सीमा कहां से कहां तक है, कि वार्ड 11 की सीमा इस पर्टिकुलर कॉलोनी से लेके इस पर्टिकुलर कॉलोनी तक है, वार्ड 12 की सीमा इस कॉलोनी से लेके इस कॉलोनी तक है, या पर्टिकुलर उस एरिया को। तो एक्सटेंट ऑफ वार्ड यानी कि वार्ड की सीमा, एक्सटेंट ऑफ वार्ड, वार्ड की सीमा भी इसी के अंदर रहेगी। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम लोग वार्डों में चुनाव के लिए बांट देंगे, वार्ड की सीमा का निर्धारण कर देंगे, उसके बाद में क्या किया जाएगा, जो सीटें रिजर्व हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। इसके अंदर रिजर्व रहती है एससी, एसटी, ओबीसी और इनके महिला वर्ग के लिए, तो उनका यहां पर डिटर्मिनेशन किया जाएगा। तो रिजर्व सीटों का, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स, नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स, रिजर्व्ड सीट्स, यानी जो कि आरक्षित सीटें हैं उनका निर्धारण किया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी और उन्हीं वर्ग की महिलाओं के लिए। जो चौथा पॉइंट है इसी सेक्शन का, जो सेक्शन 10 का क्लोज 1 का चौथा डी पार्ट है, वो कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ वार्ड्स फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व रहेगी, जनरल महिलाओं के लिए, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ वार्ड्स फॉर वुमेन, ये भी इसी सेक्शन के अंदर आएगा बात। अब क्या होता है कि जो सीटें हम लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी और उनकी महिलाओं के लिए रिजर्व की हैं, उन सीटों पर उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, यानी उनका प्रोपोर्शन भी उन पर्टिकुलर वार्डों पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिस कारण से उनको बांटने के अंदर आसानी हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर बताया गया है कि वार्डों का जो निर्धारण, संख्यांकन, नंबरिंग की जाएगी, कि हमारों को वार्डों की नंबरिंग करनी है, कि ये मान लिया गया हम लोगों के द्वारा कि पर्टिकुलर कोई म्युनिसिपैलिटी है। अब इसमें कौन सा वार्ड 1 नंबर होगा और कौन सा वार्ड, मान लो इसमें 100 वार्ड है, कौन सा वार्ड 1 नंबर वार्ड होगा और कौन सा 100वें नंबर का वार्ड होगा, कौन सी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये दिशा होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, ये होती है ईस्ट। तो नंबरिंग इस दिशा से की जाएगी,
यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा से या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, जो भी कोण एंगल रहेगा उस म्युनिसिपालिटी का, वहां से की जाएगी। और इसका सबसे नॉर्थ वेस्टर्न कोण रहेगा वो 1 नंबर वार्ड रहेगा। तो ये 1 नंबर वार्ड, उसके बाद में ये अलग अलग वार्ड इस टाइप से बांटे जाएंगे। इधर इधर वाला वार्ड रहेगा वो सबसे लास्ट के अंदर आएगा। तो जो नंबरिंग ऑफ वार्ड है वो की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, उत्तर पश्चिमी दिशा से इनका संख्यांकन किया जाता है। सेक्शन 10 कंप्लीट। सेक्शन 10 के बाद में आता है सेक्शन 11, सेक्शन 11, जिसका संबंध है म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों से, कि म्युनिसिपैलिटीज के अंदर चुनाव कैसे करवाएं, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, इलेक्शन फॉर म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्शन फॉर म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। अब क्या होता है कि जो हमारे एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के जो चुनाव करवाए जाते हैं उनका इलेक्शन करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 324। 324वां जो अनुच्छेद है उसके अंदर भारत निर्वाचन आयोग की बात है, वही वह इलेक्शन करवाता है। अब बच गए हमारे थर्ड टियर के इलेक्शन, यानी पंचायत राज के इलेक्शन और यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी नगर पालिकाओं के चुनाव। ये चुनाव करवाने के लिए हमारे ही संविधान संशोधन के अंदर बात की गई थी और एक बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन, राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाया जाएगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाएगा। इलेक्शन फॉर म्युनिसिपैलिटीज, तो हम लोग जब सवाल करते हैं बाय हुम, तो बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, सैक, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। ये एक सदस्य बॉडी होती है, यानी इसमें एक ही होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। बाद में हम लोग देखेंगे इसमें सीईओ भी होते हैं, ईआरओ, डीईओ, अलग अलग पोस्टेज इसके अंदर आती जाएगी। अब ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसके पास चुनावों से रिलेटेड क्या क्या पावर होते हैं। पहला पावर होता है सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस। नेक्स्ट पावर है डायरेक्शन, डायरेक्शन। थर्ड पावर होता है कंट्रोल, कंट्रोल, यानी चुनावों का अधीक्षण, 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 चुनावों का निदेशन, निदेशन, और चुनावों का नियंत्रण, नियंत्रण। ये 3 अधिकार होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के पास। किस किस चीज का करेंगे सुपरिंटेंडेंस? ये सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेंगे हमारी इलेक्टोरल रोल का, निर्वाचक नामावलियों का, टोरल रोल। ये जो इलेक्टोरल रोल होते हैं ये हमारी वोटिंग लिस्ट होती है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में वोटिंग लिस्ट कहते हैं। इलेक्टोरल रोल का जो तैयारी की जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसका सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षण, डायरेक्शन, निदेशन और कंट्रोल करेगा राज्य चुनाव आयोग। तो पहले तो ये वोटिंग लिस्ट बनवाएंगे, उसके बाद में क्या करवाएंगे, ये चुनाव करवाएंगे। एंड सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, चुनावों का आयोजन, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन, यानी जो चुनाव करवाए जाएंगे उनका सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा जो वोटिंग लिस्ट, इलेक्टोरल रोल बनाए जाएंगे उनका भी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये जो चुनाव होते हैं ये कब करवाए जाते हैं? इसके अंदर ये कहा गया है कि चुनाव जो नगर पालिका अभी है उसका कार्यकाल पूरा हो उससे पहले पहले चुनाव करवा दिए जाए। जैसा कि हमारी जो नई नगर पालिकाएं बनी है 2020 में बनी। अब हम लोगों ने टाइम ऑफ ऑफिस देखा सेक्शन 7 में, उसमें कहा गया था कि इनका कार्यकाल पहली मीटिंग से 5 साल तक रहेगा, यानी इनका कार्यकाल रहेगा 2025 तक। अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास में ये पावर है कि वह, या उसका ये राइट है या उसकी ये ड्यूटी है कि अगले पूरे 5 साल हो इस नगर पालिका के, उससे पहले पहले चुनाव करवा दे, ताकि जैसे उसके 5 साल हो नई नगर पालिका अपने 5 साल का कार्यकाल लेने के लिए आ जाए। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड,
यानी पहली नगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो उससे पहले, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ म्युनिसिपालिटी यानी नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो पूरा हो उससे पहले पहले ये चुनाव करवा दिए जाए। अब क्या होता है कि इसके अंदर और बात की गई है कि ये जो चुनाव करवाए जाए, कई बार क्या होता है कि नगर पालिका का विघटन है वो पहले भी हो जाता है, यानी कि नगर पालिका पूरे 5 साल नहीं कर पा रही है और नगर पालिका का विघटन पहले ही हो गया। जैसे 2020 में नगर पालिका बनी, 2024 में आते आते उसका विघटन हो गया, 2024 के जनवरी में ही हो गया और इसके कार्यकाल पूरा होना था दिसंबर के अंदर, यानी अभी 1 साल बाकी है। या 2022 में नगर पालिका का विघटन हो गया, 23 में हो गया, यानी 5 साल होने से पहले पहले उसका अगर विघटन डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन का कारण रहता है या तो उसके सारे के सारे मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं या उसके 2/3 यानी 2/3 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं, उस कंडीशन में इसका डिसोल्यूशन हो जाता है। जब इसका डिसोल्यूशन कर देती है राज्य सरकार, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे, दे शैल बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ, यानी विघटन की स्थिति में, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर ये चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब एक बात और है यहाँ पर, जो 6 महीने में चुनाव होंगे, कई बार क्या होता है कि मान लो 2020 दिसंबर में चुनाव हुए थे, अब इसका कार्यकाल पूरा होना है 2025 दिसंबर के अंदर। अब क्या है कि कार्यकाल पूरा होने वाला है उससे 4 महीने पहले, यानी 6 महीने से पहले पहले, यानी 6 महीने से पहले पहले अगर नगर पालिका का विघटन हो जाता है, यानी नए चुनाव होंगे, उसे 6 महीने ही बचे हैं केवल, यानी आम चुनाव, यानी उसका पूरा कार्यकाल होने में केवल 6 महीने से कम का टाइम बचा है, उस दौरान इसका विघटन हो गया, तब चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। कारण क्या रहता है कि कोई भी 2 नगर पालिकाओं के बीच में चुनाव का गैप रहने का टाइम होता है 6 महीने। अगर हम लोगों की नई नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होने वाला था लेकिन 2-4 महीने पहले ही उसका विघटन डिसोल्यूशन हो गया, इन केस ये चुनाव नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि गैप कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है, अब क्या है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी निकाल देगा और यहां पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन भी निकाल देगा। अब चुनाव एक मेंबर बॉडी बताया, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक मेंबर बॉडी है तो ये चुनाव कैसे करवाए, तो राज्य सरकार इसको अपने कर्मचारी प्रोवाइड करा देती है चुनाव करवाने के लिए। हम लोग देखते हैं जो टीचर्स हैं या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो लोग लगे रखे हैं, उन कर्मचारियों को उपलब्ध करवाती है राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को, ताकि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। ये था सेक्शन हमारा सेक्शन 11। अब है सेक्शन 12 यानी धारा। अब क्या होता है, डेलीगेशन और फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके कार्यों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि मेरा जो पावर है, ऑथोरिटी है, मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी जो शक्तियां हैं, सत्ता है, मेरी जो जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व हैं, मेरे द्वारा किसी और को दे देना कि मेरी जगह आप उन जिम्मेदारियों और ऑथोरिटी सत्ता को संभालिए और उनका उपयोग कीजिए। अब क्या होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास में चुनावों को करवाने और इलेक्टर रोल यानी वोटिंग लिस्ट बनवाने से संबंधित उनके सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल का पावर रहता है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग अपना ये ऑथोरिटी, अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकता है, तो इसमें जवाब रहेगा दे सकता है। ये दे सकता है डिप्टी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, यानी कि इनके दो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, किसको करेगा डेलीगेट, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर
यानी कि उप निर्वाचन आयुक्त को ये डेलीगेट कर सकता है। 7 के अंदर ये अपने सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव रहेगा उसको भी अपने पावर डेलीगेट कर सकता है। यानी हम लोगों ने देखे सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 10 का संबंध था डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स, कि वार्ड का निर्धारण। वार्ड का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार एक आदेश निकालती है जिसमें वार्डों का निर्धारण किया जाता है ताकि उनमें चुनाव करवाए जा सके। उसके अलावा वहां पर वार्डों को रिजर्व सीटों के लिए, रिजर्व यानी जो सीटें रिजर्व की गई है उनका भी निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा वहां पर वार्डों की सीमा का निर्धारण किया जाता है, एक्सटेंट ऑफ द वार्ड्स, कि वार्ड की सीमा कितनी कितनी जगह रहेगी। जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको भी उनके लिए भी वार्ड्स निर्धारित किए जाते हैं। अब ये जो चारों बातें हम लोगों ने देखी कि वार्डों का निर्धारण करना, वार्डों की सीमाओं का निर्धारण करना, एक्सटेंट ऑफ द वार्ड्स, रिजर्व सीटों के लिए वार्ड घोषित करना और जो वुमेन्स है उनके लिए वार्डों की संख्या निर्धारित करना, इनसे संबंधित अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है सेक्शन 10 के अंदर, उस ऑब्जेक्शन को कोई भी 7 दिन के अंदर अंदर लगा सकता है। जब राज्य सरकार ये आदेश पारित कर देती है 7 दिन के भीतर भीतर ये ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं और राज्य सरकार ही उन ऑब्जेक्शन पे फैसला लेने का अंतिम अधिकार रहता है, वो राज्य सरकार के पास में रहता है। उन 7 दिन के बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने देखा था नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्टर्न दिशा से जो एंगल रहेगा उसे इनकी संख्यांकन, वार्डों का संख्यांकन की 1 नंबर वार्ड हमेशा जो सबसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, सबसे उत्तर पश्चिमी दिशा में होगा वही होगा। फिर सेक्शन 11 देखा, इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, ये करवाने का अधिकार रहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में, जो कि सिंगल मेंबर बॉडी होती है। ये इनका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करती है। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वोटिंग लिस्ट, दैट इज इलेक्टोरल रोल, एंड सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव आयोजित करवाने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, और वोटिंग लिस्ट इलेक्टोरल रोल बनाने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करती है। इसके अलावा जो ये राज्य निर्वाचन आयोग रहता है, इसको जो कर्मचारी चाहिए ये राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 12 में हम लोगों ने देखा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है अपने पावर्स को, अपने फंक्शंस को डेलीगेट कर सकता है, अपने फंक्शंस को यानी कार्यों को वो प्रत्यायोजित कर सकता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, उप निर्वाचन आयुक्त के पास में, या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का सचिव रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, उसके पास में। तो ये 3 हमारे सेक्शंस थे। लगातार 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ते रहिए, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, और अगर अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, हमारा जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर कोर्स का, जो ईओ और आरओ का एग्जाम के लिए, उसके वीडियोज हमारे इसी चैनल पे दूसरे भी हैं, जैसे कि पॉलिटी के वीडियो, लगभग सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल है जितना भी हमारा कोर्स है। क्योंकि बेसिकली मैं आरएएस के लिए ये क्लासें लेता हूँ, तो आरएएस के अंदर जितना पॉलिटी हम लोग देखते हैं तो हमारा मोर देन इनफ है कि पॉलिटी अगर आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग कर ली तो ये निश्चित रूप से कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ना ही ये जैसे जितना कि लॉ के बारे में समझता हूं मैं, इनसे भी बाहर सवाल नहीं जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सवाल सारे के सारे हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उन्हीं से आ जाएंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासें भी वीडियोज पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कोई हम लोग इसमें आपको गाइड कर सकते हैं तो आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है रिद्धि सिद्धि के मंगलम मॉल में, यूजी 31, वहां पे भी आके इनसे ज्यादा कंसल्ट कर सकते हैं। बाद के अंदर हम लोग धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे, पहले इन पे कमांड बनाते चलते हैं। गुड लक, लगातार पढ़ाई में लगे रहिए, धन्यवाद।